तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार को हम आगे बढ़ाते हुए वो तो अपना हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भारत को भौतिक प्रदेश नॉर्मली कितने भागों में है? साधारणतः सभी किताबों में, जैसे एनसीईआरटी की बुक है, माजिद हुसैन है, खुल्लर की बुक है, उसमें जो भारत के फेमस विद्वान है ना, भूगोल के जो फेमस विद्वान है, उसमें उसने भारत भूगोल को लगभग 6 भागों में बांटा है। आप कहोगे सर 6 क्यों? कल आप भी भारत भूगोल के प्रतिष्ठित विद्वान बन जाओ, आप 6 क्यों 8 में बांट दो, 10 में बांट दो। आप कहोगे सर भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया? मैं कहूंगा 6 भागों में, क्योंकि मैंने आपको फोर्स दे दिए भाई भारत भूगोल के 6 पार्ट कहाँ कहाँ लिखे हुए थे, सब मैंने दे दिए। तो नॉर्मली आज की टाइम में भारत भूगोल, भारत के भौतिक प्रदेश 6 भागों में बटे हुए हैं। मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा। भारत के भौतिक प्रदेश को इतना गजब का पढ़ेंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, कतई जहर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी भारत के भौतिक प्रदेशों की क्लास को यथावत बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, आओ। देखो दोस्तों, अपने भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश में ये है अपना भारत का नक्शा है, ये लो। भारत के भौतिक प्रदेशों को मैंने 6 भागों में पढ़ा है, पढ़ाया है, और मैं आपको भी 6 प्रदेश पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल आप भी फेमस विद्वान हो गए, 10 बांट दिया तो बांट दिया, कोई बात नहीं, आपको भी मानेंगे, लेकिन आप प्रतिष्ठित और गिने चुने नामी विद्वानों में नाम आपका होना चाहिए, आपकी किताब होनी चाहिए लीगल तरीके से। ठीक है भाई, तो अब हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। 6 प्रदेश कहाँ कहाँ हैं? भारत के भौतिक प्रदेश 6 डिवाइड में कहाँ कहाँ है, मतलब मैं बता दूं आपको। सबसे पहला अपना है हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है प्रायद्वीपीय प्रदेश या प्रायद्वीपीय भारत, ये है अपना प्रायद्वीपीय प्रदेश। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय प्रदेश। तीसरा पार्ट है अपना मैदानी प्रदेश, के नाम भी लिखते चल रहे हैं साथ के साथ, 1 नंबर डाल लो। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हम भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। वहाँ हम सबसे पहले हम दिखा रहे हैं भाई कहाँ कहाँ है। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये रहा भाई। ठीक है, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, एक ही चीज है भाई। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, एक ही चीज है। और तीसरा है अपना ये मैदानी प्रदेश। तीसरा अपना मैदानी प्रदेश। देखो, ये अपना तीसरा मैदानी प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे। इसके भी 5 पार्ट है, मैदानी प्रदेश है ना ये अपना हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये पंजाब हरियाणा का मैदान ये हो जाएगा, ये वाला पंजाब हरियाणा का मैदान। ए बी सी अपना ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये हो जाएगा ई, का नाम है। इसको हम क्या कहेंगे? 3 नंबर नाम डाल दो इसका। 3 नंबर में क्या है? फिर आ जाएगा सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी प्रदेश। 3 नंबर में क्या आएगा? सतलज गंगा
यमुना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मैदानी प्रदेश। प्यारे लाल और लालियो, हम मैदानी प्रदेश, ये है अपना सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी और ई। इसके भी नाम है, वो देख लो आप। जैसे ए का नाम क्या है? ए का नाम है पंजाब हरियाणा का मैदान। ए का नाम क्या है? ए का नाम है पंजाब हरियाणा का मैदान। ये जो इतना इलाका दिख रहा है ना, ये इस इलाके का नाम है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश भी बोल सकते हैं। बी, बी आया है, बी को बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान। सी में क्या आएगा? यहाँ पे गंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम ये है भाई। यहाँ पे गंगा नदी बहती है, बता दूं मैं आपको, उत्तराखंड से आती है और ऐसे गंगा नदी बहती, गंगा नदी बहती है, इसलिए ये उत्तरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान। ये है पंजाब हरियाणा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक, क्या है? मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान हो गया। डी क्या है? डी हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। डी हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। ठीक है, दक्षिण गंगा का मैदान हो गया। इसके बाद ई आता है असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये असम राज्य है और असम राज्य में एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहां से आती है, देख लो। यहाँ पे राकेशताल झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील है, इसके पास बोखरचू हिमनद है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, असम में जाते हुए सीधी गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र। और ये नदी कौन सी हो गई? ये नदी हो गई गंगा नदी। ठीक है, तो ई का नाम क्या हो गया? ई का नाम हो गया असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम, असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हो गया। तो हमने भारत के कितने भौतिक प्रदेश पढ़े? ये है अपना पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ऊपर है। दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा है सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला प्रदेश हो गया अपना पंजाब हरियाणा का मैदानी प्रदेश, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा मध्य गंगा का मैदान, चौथा दक्षिण गंगा का मैदान और पांचवा असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आता है तटीय मैदानी प्रदेश। कौन से प्रदेश? तटीय मैदानी प्रदेश। इसको अनेक लोग तो बोलते थे पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, तो हम अलग नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। तो अपना 4 नंबर क्या है? ये आ जाएगा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे है, 4 में भी ए, पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश। और इधर तटीय प्रदेश, ये पूरा तट है। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि मैंने पूर्वी तट को चौड़ा बनाया है, पूर्वी तट को चौड़ा बनाया और पश्चिमी तट को थोड़ा सकड़ा बनाया है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके प्रश्न आए, बताओ दोनों तटों में से कौन सा तट चौड़ा है और कौन सा तट संकड़ा है? तो सकड़ा तट तो ये है, पश्चिमी तट सकड़ा है और पूर्वी तट चौड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम लिखो आप। 4A लिख दिया, तो इधर लिख दो 4B। 4B में कौन आएगा?
पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी पश्चिमी तटीय प्रदेश। बताओ कितने हो गए प्रदेश? अपने 4 प्रदेश पूरे हो गए। 5वां प्रदेश द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह में एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक आ जाएगा लक्षद्वीप समूह। तो 5 नंबर में भी हम डालेंगे 5A। बताओ 5A में किसको लिखे? 5A में लिखो आप अंडमान एंड निकोबार। देखो अंडमान निकोबार, अंडमान के 4 बड़े बड़े द्वीप है और निकोबार के 3 बड़े बड़े द्वीप है। ये देखो, ये है अंडमान के 1 2 3 4 और निकोबार के फिर ये नीचे 3 द्वीप आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा 5A, 5A। तो क्या कहें भाई? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये लो 5A हो गया और 5B लक्षद्वीप समूह हो जाएगा नहीं? ये तो क्या कहेंगे भाई? 5B से कर दो 5B का नाम हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप। बताओ कितने मैदानी प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेश पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। कौन कौन से? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय प्रदेश, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह। 5 हो गए। अब छठा तो यार क्या बताऊं, आप खुद जानते हो, राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में है थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे भाई? थार का मरुस्थलीय प्रदेश। ये लिख लो 6 नंबर में। ये यहाँ पे है भाई, ये है ना पूरा इलाका, ये थार का मरुस्थल है पूरा, यहाँ राजस्थान में है ये। 6 नंबर डाल दो और लिख दो थार का मरुस्थलीय प्रदेश। थार का मरुस्थलीय, थार का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, बताओ प्यारे लाल और लालियो, भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 6। आप मेरे को पूछोगे कि आपके घर जाने के रास्ते कितने हैं? मेरे घर जाने के रास्ते तो अनगिनत है भाई, अनगिनत रास्ते हैं। मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ, अमेरिका से फिर मेरे गांव जाऊँ, कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। यहाँ से जयपुर जाऊँ, जयपुर से फिर बाद गाँव जाऊँ, बीकानेर जाऊँ, राम भवन जाऊँ, कहीं भी जाऊँ ना, अनगिनत रास्ते हैं मेरे तो। इसीलिए प्रतिष्ठित विद्वानों ने भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा है। तो मैंने भी आपको 6 भौतिक प्रदेश पढ़ा दिए हैं। आने वाले समय में आप भी बड़े विद्वान बन के इसको अनेक भागों में बांट सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बांट रहा हूं ऐसे। चलो भाई, ये भौतिक प्रदेश पूरे हो गए हैं, लिखा दिए मैंने कौन सा प्रदेश कहाँ है। आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। मैं कहूँ प्रायद्वीपीय प्रदेश तो आपके दिमाग में यह इमेज आनी चाहिए। मैं कहूँ पंजाब हरियाणा का मैदान तो ये वाला पार्ट आना चाहिए। मैं कहूँ असम ब्रह्मपुत्र का मैदान तो ये वाला पार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला नंबर हिमालय पर्वतीय प्रदेश। आपकी कॉपी में हेडिंग लगाओ हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्यारे लाल और लालियो? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों आपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश मतलब भौतिक प्रदेश कभी इतना डीप नहीं पढ़ा, इतना मैं अच्छे समझा दूंगा आपको कि जीवन पर्यंत याद रहेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्लास को पूरे से ढंग से देखना है और नोट्स बनाना है, साथ के साथ नोट्स बनाना है, बार बार रिवीजन करना है। जो मैं लिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है भाई, तो हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मेरे भी दिमाग में आया था और आपके भी आना चाहिए कि हिमालय पर्वत है ना, कि इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस यानी क्या है, तो इसकी उपयोगिता क्या है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश अपने भारत के उत्तर में है, इसका क्या उपयोग है, बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे। सुनो भाई, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ना,
देखो ये ऊपर है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ये देखो यहाँ पे है हिमालय पर्वत, यहाँ है, और चाइना ऊपर है नहीं है, ये ऊपर चीन का इलाका है पूरा, ये चीन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश की फर्स्ट उपयोगिता है कि चीन से होने वाले आक्रमणों या उत्तरी भारत से होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा करता है। कौन करता है? उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? उत्तरी भारत की तरफ से या चाइना की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है। कौन करता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरी उपयोगिता है, जैसे रूस है ना, रूस वो उत्तरी ध्रुव की ओर है ना भाई, तो साइबेरिया रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से अपनी रक्षा करता है। अब आप कहोगे ये साइबेरिया रूस क्या आ गया, नया वर्ड है, ये भी सिखा दो, आ जाओ सीख लो। साइबेरिया सीख लो भाई, साइबेरिया किसे कहते हैं ना। देखो ये है अपना रूस, कौन सा आपका दिख नहीं रहा मैं, देखो आप रूस कौन सा है, ये है रूस, दिख गया ना भाई, ये है अपना रूस, आपका और मेरा प्यारा सुंदर सा रूस। अब रूस भी दो देशों में फैला हुआ, देखो सॉरी दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये तो है एशिया वाला रूस, ये कौन सा रूस है? एशिया वाला रूस है। ये तो है एशिया वाला रूस, और ये है यूरोप वाला रूस, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में होना चाहिए रूस दो देशों में विस्तार है रूस का, पहला तो है एशिया में, दूसरा है यूरोप में, दो देशों में विस्तार है एशिया का, इसका रूस का। तो एशियाई रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को, देखो जो एशिया में रूस है उसे बोलते हैं साइबेरिया, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइबेरिया, साइबेरिया। तो मैं कह सकता हूं कि ध्रुव की तरफ है ना, तो ध्रुव पे तो बर्फ होती है, प्रकाश सीधा नहीं गिरता है, तो धूप की कमी होती है, गर्मी नहीं होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी हवाएं चलती है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव से साइबेरिया रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। कौन करता है? हिमालय। अपना भारत तो यहाँ पे है और यहाँ पे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ से जो ठंडी हवा आएगी ना, उससे रक्षा कौन करेगा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश साइबेरिया रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से अपनी रक्षा करता है। दो हो गया, पहला तो है कि उत्तरी भारत से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है, दूसरा साइबेरियाई रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से अपनी रक्षा करता है। कौन करता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दो इंपोर्टेंस हो गई इसकी। तीसरी देखो, तीसरी इंपोर्टेंस है कि यहाँ पे हिमालय पर्वतीय प्रदेश ऊंचा है ना भाई, तो ऊंचे पे आप सबको पता है बर्फ जमती है। जो ऊंचा प्रदेश होता है, जो ऊंचाई पे होता है ना, उस पर क्या होती है? बर्फ जमती है भाई। हिमालय यहाँ है, तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण है। सिक्किम में कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, लोहोत्से, धौलाधर, नंदा देवी, नंगा पर्वत, यही है ना, नामचा बरुआ पर्वत, खूब बड़े बड़े पर्वत है। तो पर्वतों में बर्फ भी जमती है, तो बर्फ जमेगी। देखो बर्फ खूब है तो पिघलेगी भी सही भाई, ज्यादा बर्फ है तो पिघलेगी भी ज्यादा, और कम बर्फ है तो पिघलेगी भी कम। का मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ खूब है तो पिघलेगी भी खूब। हम कह सकते हैं कि ज्यादा बर्फ पिघलने से नदियों का उद्गम हो रहा है। तो तीसरी इंपॉर्टेंस क्या हुई? हिमालय पर्वतीय प्रदेशों से गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ऐसी अनेक नदियों का उद्गम होता है। तो तीन इंपॉर्टेंस हो गई। हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश से हिमालय पर्वतीय प्रदेश से अनेक नदियों का उद्गम भी होता है। ठीक है, तीन हो गई। चौथी सुनो, चौथी इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश पे उपयोगी इमारती लकड़ी जैसे चीड़, देवदार, अनेक प्रकार की लकड़ियों का उत्पादन भी होता है। जैसे चीड़, देवदार ऐसे ना, वो उधर ही मिलती है, सागवान वगैरह लंबी लंबी मजबूत लकड़ियां हैं, जिसे औषधियों का भी निर्माण होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तीन चार हो गए। पांचवी है कि यहाँ पे फलों का निर्माण भी होता है। फल जैसे सेव, एप्पल जिसे बोलते हैं, नाशपाती भी वहीं होती है। स्ट्रॉबेरी भी एक फल है, जिसे स्ट्रॉबेरी वे फल है जो केवल पहाड़ों पे होता है, ठंडे प्रदेशों में होता है, जिसे नमी चाहिए, उसके लिए आर्द्रता चाहिए होती है। किसके लिए? के स्ट्रॉबेरी के लिए। तो सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, एक फल होता आड़ू, नाम सुना? आड़ू,
आड़ू फल का भी निर्माण का आड़ू फल का भी उत्पादन कहाँ होता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश में होता है। आड़ू से बोलते हैं लाल लाल, हल्का लाल कलर का होता है और उस पर रुए जैसे बाल, हल्के हल्के बाल जैसे रुए होते हैं, उसे बोलते हैं आड़ू। तो फलों का निर्माण भी होता है। ठीक है, 4-5 इंपोर्टेंस हो गई। और हाँ, एक और सुन लो, पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह भी है कि वहां पे सूखे मेवों का उत्पादन किया जाता है। सूखे मेवे जैसे, सूखे मेवे बताओ भाई किसे कहते हैं? सूखे मेवे। प्यारे लाल और लालियो, सूखे मेवे में कौन कौन आता है भाई? सूखे मेवे में आता है बादाम, अखरोट आती है, अखरोट, बादाम, अखरोट, अंजीर, काजू वगैरह, ये है ना, ये सूखे मेवे है भाई। बहुत कीमती चीजें हैं। जो मांस, मीट, अंडे वगैरह नहीं खाता है ना, वो सूखे मेवे खाता है। जो सूखे मेवे खाता है वो, मतलब मांस से जो पूर्ति होती है ना, वो पूर्ति इससे सूखे मेवों से हो जाती है। ठीक है, एक इंपोर्टेंस और है, यहाँ पे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है ना भाई, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ का मौसम अपने लिए सुहाना होता है, मतलब अपने अनुकूल होता है, अपने मन को लुभावना होता है, हम जाने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा कि किसी तनाव में है, मान लो थानादार को पेपर दियो, पटवारी को पेपर दियो, लागियो कोनी, तो वो आदमी टेंशन में आगो साड़ो। टेंशन में आने के बाद यदि वो घूमने की इच्छा हो रही है तो वो जाएगा शिमला मनाली, वहाँ जाएगा शिमला मनाली, डलहौजी ना भाई, देहरादून वगैरह। उत्तराखंड में है धर्मशाला, ये ऊंचे ऊंचे स्थान है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे कहाँ हैं? तीर्थ स्थल इसी पहाड़ी प्रदेश में है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के कारण भारत में पर्यटन का विकास हुआ है ना भाई। तो हम पहले लिख लेते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उपयोगिता। आ जाओ। जो मैंने बताई है वो सब लिख लेते हैं एक बार। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की इंपॉर्टेंस यानी उपयोगिता। उपयोगिता क्या है भाई इसकी? की उपयोगिता हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उपयोगिता में आ जाओ। यह यह उत्तरी भारत या चीन से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है। यह उत्तरी भारत में चीन से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है। कौन करता है रक्षा? हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वत है ना, अपनी रक्षा करता है, रक्षा करता है। दूसरी बात, यहाँ पे अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है ऊंचा होने के कारण। यह ऊंचा होने के कारण, ये ऊंचा ऊंचा होने के कारण अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। पर्यटक, अनेक पर्यटक स्थलों का, अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर में आ जाओ। हिमालय पर्वतीय प्रदेश मतलब यहां से इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी, कौन सी लकड़ी? इमारती लकड़ी के कोष्टक में लिखो चीड़। चीड़ का पेड़ होता है ना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो चीड़। एक पेड़ होता है देवदार का, देवदार। यहां से इमारती लकड़ी जैसे चीड़, देवदार,
अनेक औषधियों, कौन सी? अनेक औषधियों, जड़ी बूटियों, औषधियों व औषधियों व जड़ी बूटियों का उत्पादन करता है। ये उत्पादन करता है। होता है फलों का उत्पादन करता है। क्या करता है? फलों का। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट फल बता दूं। यहाँ से कौन कौन? एक तो है सेव, नाशपाती, सेव, नाशपाती, सेव, नाशपाती, आड़ू। एक फल है आड़ू, मैंने बताया था, लाल, हल्का लाल, उस पे छोटे छोटे रुए जैसे बाल निकले होते हैं, बाल से बोलते हैं आड़ू। और एक फल आता है अपने स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो अत्यधिक आर्द्रता व नमी वाले स्थानों पे लगती है। स्ट्रॉबेरी कहाँ लगती है दोस्तों? स्ट्रॉबेरी लगती है नमी युक्त और आर्द्रता युक्त स्थानों पे स्ट्रॉबेरी लगती है। कितने फल होते हैं स्ट्रॉबेरी के, लाल लाल होते हैं, खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, अनेक बीमारियों का इलाज होता है। स्ट्रॉबेरी कतई जहल फल है भाई। स्ट्रॉबेरी मैंने तो खाया, आप भी खाना, ठीक है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का देखो, यहां से सेव, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों का उत्पादन होता है, उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर पे आ जाओ। ये ऊंचा होने के कारण यहाँ पे बर्फ पिघलेगी। देखो हिमालय बहुत ऊंचा है तो बर्फ जमती है, बर्फ जमती है तो वो पिघलती भी है। ठीक है, उसी प्रकार यहां से लिख दो, यहां से हिमालयी नदियों, हिमालयी, हिमालयी, हिमालयी नदियों, हिमालयी नदियों के कोष्टक में लिख दो कौन कौन सी नदियां हैं हिमालयी नदियां। लिख दो, आ जाओ। जैसे गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, पेनगंगा, के ही है भाई। हम सारी तो नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये तो है ही कोसी, बस यहाँ तक लिख दो। के बाद आ जाओ, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से हिमालयी नदियों जैसे गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, पेनगंगा इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम होता है, नदियों का उद्गम होता है भाई। उद्गम होता है। ठीक है, कितनी पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। और क्या बाकी रह गया इसमें? यहाँ उत्तरी हिमालय से चीन से होने वाला आक्रमण, पर्यटक स्थल है। यहाँ पे घूमने के लिए भी वो लिखी थी ना पर्यटन, इसमें लिख लो कौन से स्थानों का विकास हुआ है पर्यटन में। पर्यटन में स्थलों का विकास हुआ है जैसे डलहौजी, डलहौजी, शिमला, शिमला, मनाली लिख दो एक, कौन सा आली? मनाली। अनेक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। ठीक है। तो हमने पढ़ी है दोस्तों हिमालय की उपयोगिता। इसके बाद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम पढ़ते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। देखो भारत के भौतिक प्रदेश को मैं पूरा डीप पढ़ूंगा, इतना टाइम लगे उसको लगने दो, लेकिन हर एक बात को ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना भी है दोस्तों। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उपयोगिता हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत है ना, उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं हम। अब क्या देखेंगे? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ।
हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, या निर्माण प्रक्रिया लिख दो इसको, निर्माण प्रक्रिया। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे हम, कैसे हुआ। इसके पीछे दो कहानियां हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी है 1912 की, एक कहानी है 1968 की। दोनों कहानियां बता दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना है। पहली कहानी तो है अपने 1912 की, ये सुनते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरी कहानी, वो आ जाएगी 1968 की। दोनों कहानियां समझते हैं, और दोनों कहानियां है क्या। देखो, एक जर्मनी देश है, यूरोप में जर्मनी देश है। उस देश में एक आदमी था, एक विद्वान था, उसका नाम था वेगनर। क्या नाम था? वेगनर। 1912 में जर्मनी देश के विद्वान था, उसका नाम था वेगनर। क्या नाम था भाई? वेगनर था, उसका नाम था वेगनर। चलो भाई, हाँ। वेगनर कहता है कि ये पूरे विश्व में जो महाद्वीप है ना, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है भाई? 7 महाद्वीप है। देखो एक बार देखें, ये रही। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है भाई? 7 महाद्वीप है। तो ये वेगनर बोलता है कि सारे 7 महाद्वीप है ना, पहले एक जगह स्थित थे और एक ही टुकड़ा था, और वो दक्षिण में स्थित था, यहाँ पे। ये पूरे 7 महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप एक टुकड़ा था, और वो एक ही टुकड़ा कहाँ पे स्थित था? दक्षिणी ध्रुव पे स्थित था। कहाँ पे स्थित था दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव पे स्थित था, तो इसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1912 में, ये है यारा। 1912 में जर्मनी देश का विद्वान था, उसका नाम था वेगनर। वेगनर ने क्या दिया? वेगनर ने 1912 में सिद्धांत दिया, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया भाई? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया वेगनर महोदय ने। वेगनर कहाँ का था? जर्मनी देश का था। और कब दिया? 1912 में। ये बोल रहा है कि जब ये एक ही थे, सारे एक ही थे, तो भारत का एक टुकड़ा था ऐसा, ये भारत था। ये भारत भी यहाँ से टूट के आगे आगे जा रहा है, और ये चाइना है यहाँ पे ये चाइना है। इस चाइना से ये भारत जाके मिलेगा, बचीड़ खाएगा, इसे बोलते हैं बचीड़ खाना। यहाँ पे भारत जाके के एक मारेगा, बचीड़ मारेगा ना भाई। तो बचीड़ मारने से एक पर्वत का निर्माण हुआ है। बचीड़ मारने से एक पर्वत का निर्माण हुआ है। उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। क्या नाम है? उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। और ये पर्वत देखो, ऊपर चाइना है, ये चाइना है, और ये भारत है। दोनों जब टक्कर मारेंगे ऐसे, तो ये भी मेरे ऊपर देखो, मतलब घुमदाकार आकृति है इस हाथ पे, इस पे भी घुमदार आकृति है ना, गोल नहीं है, पूरे सपाट नहीं है। तो जैसे ये टक्कर मारेगा, तो उसी प्रकार में वलित पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वलित पर्वत का। ये पर्वत कौन सा है? ये वलित पर्वत है। वलित को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मोड़दार। वलित को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मोड़दार, मोड़ेदार, मोड़दार पर्वत है। और इसी स्थान से भारत का एक टुकड़ा टूट के चाइना की भूमि से टक्कर मारी, और यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ, उसका निर्माण है हिमालय पर्वत। और वेगनर ये भी बोलता है कि हिमालय जहाँ निर्माण हुआ है ना, वहाँ पे पहले 33 सागर था। हिमालय का जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ पे क्या था? 33 सागर था। वेगनर महोदय क्या बोलता है कि हिमालय का निर्माण, वेगनर बोलता है कि हिमालय का निर्माण 33 सागर के रूप में हुआ, या हिमालय 33 सागर का अवशेष है। वेगनर बोलता है कि हिमालय
एथिस सागर का अवशेष है। किसका? एथिस, एथिस सागर का अवशेष है। एथिस सागर का अवशेष है। ये बात कौन बोलता है? वेगनर बोलता है। 1912 में बोल दिया इसने तो, ठीक है। टेथिस सागर है मतलब टेथिस सागर का मतलब ये है कि ये भारत का टुकड़ा जा रहा है और उधर चाइना है बेटा, ये यहाँ पे इसके बीच में ये जो जगह है ना, ये जगह, यहाँ पे पहले सागर था, यहाँ पे पहले सागर था और उस सागर का नाम टेथिस था। क्या नाम था? टेथिस। तो बताओ हिमालय किसका अवशेष है? हिमालय निर्माण किसके अवशेष के रूप में हुआ है? टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। और वेगनर साहब ये भी बोलते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाओ, सागर के अंदर देखो जीव जंतु भी होते हैं ना। सागर का पानी खारा होता है, तो हिमालय ना, हिमालय भी खारा होना चाहिए था। चखने पे हिमालय खारा लगना चाहिए। वो लगता है जब मैं गंगा नदी पढ़ूंगा ना, भारत का भौतिक प्रदेश पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे भारत की अफवाह तंत्र नदियां पढ़ेंगे जब मैं आपको एहसास करा दूंगा कि हिमालय खारा भी है। क्या कहा मैंने? जब हम नदियां पढ़ेंगे उस समय आपको एहसास करवा दूंगा कि हिमालय खारा भी है। अभी मैं एहसास नहीं करवा सकता, नदियां पढ़ूंगा उस समय बताऊंगा आपको अच्छे से। तो हिमालय खारा भी है। खारा किस वजह से है? क्योंकि हिमालय टेथिस सागर के अवशेष के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे अनेक हड्डियां, जैसे समुद्र में जीव भी होते हैं, जैसे वो मछली, मगरमच्छ, कैसे अनेक सारे जीव होते हैं। तो यहाँ पे जैव विविधता होनी चाहिए, तो जैव विविधता है भी सही आज भी। तो वेगनर की बात कुछ हद तक यहाँ पे सही है। लेकिन 1968 हुआ। 1968 में 4 विद्वान आते हैं। 1968 देखो, समय बीतता गया और बातें पलटी मारती गई। क्या कहा? समय बीतता गया और बातें पलटी मारती गई। वेगनर का टाइम था। देखो, एक जमाना था अपने पिताजी का जमाना था, एक जमाना दादाजी का जमाना था, आज जमाना अपना है। जो हम कहते हैं वही होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम कहते हैं कि वेगनर साहब तो शांत हो गया, मर गया। 1912 में बात कह दी यार, बाद में 10 20 50 साल में मर गया वही। तो समय आ गया 1968 को। 1968 के अंदर 4 विद्वान आते हैं दोस्तों। 1968 में 4 विद्वान आते हैं। चारों का नाम है हेरियर, पार्मर, मार्गर, मैकेंजी। चारों का नाम आपके ध्यान में नहीं रखना है, वैसे सुन लो आप। हेरियस, पार्मर, मॉर्गन और मैकेंजी 4 विद्वान थे। 1968 में 4 विद्वानों ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या नाम था दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया 4 विद्वानों ने दिया। चारों का नाम था हेरियस, पार्मर, मॉर्गन, मैकेंजी। 4 विद्वान थे। अब ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था, मैं आपको समझा दूं। देखो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे आओ। ये क्या है? अपना भारत है। भारत क्या? ये तो विश्व है ना भाई, ठीक है। ये पूरा विश्व है और यहाँ पे अपने पास एक खाली पेज है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलता है कि पूरा विश्व 7 प्लेटों में बटा हुआ है। वो 7 प्लेटें मैं आपको विश्व में दिखा दूं एक बार। 7 प्लेटें मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाई थी और आज फिर दिखाता हूं। एक प्लेट तो ये हो जाएगी। कौन सी प्लेट? एक प्लेट तो ये हो जाएगी। ये प्लेट हो गई। एक प्लेट ये हो गई। तो कितनी प्लेट हो गई? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये प्लेट हो जाएगी एक अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट हो जाएगी? ये अफ्रीकन प्लेट। ये अफ्रीकन प्लेट। ये अपना इंडिया है ना, ये इंडिया है। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। ये भी एक पूरी प्लेट थी। कितनी प्लेट हो गई? 1 2 3 4 5 6 और ये प्रशांत महासागर वाली प्लेट 7।
एक ये प्लेट ऊपर थी, एक प्लेट ये है। वो प्लेटों का नाम लिख देते हैं हम फटाफट। ये है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्लेट का नाम है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिका है तो इसका नाम हो गया उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये प्लेट है दक्षिण अमेरिकन प्लेट। दक्षिण दक्षिण अमेरिकन प्लेट। दो प्लेट हो गई। एक प्लेट ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। प्लेट का नाम है अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट। एक दो तीन, और चौथी प्लेट है अपनी, ये अपना इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट से बना हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की बात है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट से बना हुआ है। तो इस प्लेट का नाम हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। क्या नाम हो जाएगा? इंडो ऑस्ट्रल इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। दिख रहा है? सही है, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। प्लेट हो गई 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या आ जाएगी? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। सही है। और ये इधर वाला हिस्सा और वो उधर वाला हिस्सा दोनों एक ही है। क्या कहा मैंने? इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा मिल रहा है। ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। पूरी पृथ्वी गोल है ना, पूरी पृथ्वी तो गोल है भाई। काफी टाइम से बोल रहा हूं मैं, आप सबने पढ़ा भी है, पृथ्वी गोल है। तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका एक ही है। तो ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो यहां पे लिख दूं मैं, ये प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। प्लेटों के नाम प्लेटों के नंबर लिखा दो भाई, लिख लो। 1 नंबर प्लेट, 2 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट, 4 नंबर प्लेट, 5 नंबर प्लेट, 6 नंबर प्लेट और 7 नंबर है यूरेशियाई प्लेट। ये पूरा एशिया है ना, एशिया और ये यूरोप, ये एक ही प्लेट है। का नाम है यूरेशियाई प्लेट। प्लेट का नाम क्या है भाई? यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। तो मैंने आपको बता दिया पूरा विश्व कितनी प्लेटों में बटा हुआ है? 7 प्लेटों में। ये किसने कहा? 4 विद्वान थे, चारों विद्वानों ने कहा कि पूरा विश्व 7 प्लेटों में बटा हुआ है। वो प्लेटें ये रही, 1 2 3 4 5 6 7। नाम है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, छठी है प्रशांत महासागरीय प्लेट और 7वीं है यूरेशियाई प्लेट। कितनी प्लेटें हो गई भाई? 7 प्लेटें हो गई। ठीक है, अब एक बार इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली तौर पे। ये हमने देख लिया प्रैक्टिकली तौर पे। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकली मतलब थ्योरेटिकली देख लें भाई कि कहाँ कैसी प्लेटें हैं। वे मैं आपको थोड़ा डिटेल आपको पता लग जाएगा। आप सबको पता है ये पृथ्वी गोल है, काफ़ी टाइम से गोल थी, आज भी गोल है। हम सतह पे रह रहे हैं, पूरी पृथ्वी पे 7 प्लेटें हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो आपको चट्टानें मिलेगी। क्या मिलेगी? चट्टानें मिलेगी। तो चट्टानें हैं भाई, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये हो जाएगी चौथी प्लेट और ये आ जाएगी 5वीं प्लेट, ये आ जाएगी अपनी 6ठी प्लेट, ये आ जाएगी 7वीं प्लेट। पूरे विश्व को मैंने 7 प्लेटों में डिवाइड कर दिया है और वो देखो यहाँ पे किया है। उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियाई प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लेटें हैं। प्लेट नंबर ए का नाम भी लिख लो,
देखो पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा ढंग से ही पढ़ें, पूरे एक बार नोट्स बनाओ आप जीवन में, फिर बार बार झंझट ही खत्म, एक बार पढ़ो और छोड़ दो साले को। ये कौन सी प्लेट है? ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी, ये प्लेट सी, ये प्लेट डी, प्लेट ई, प्लेट एफ, ए बी सी डी ई एफ, और ये प्लेट जी, प्लेट जी। दोस्तों प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये प्लेटें हैं ना 100 किलोमीटर तो पत्थर पे है, भारी पत्थर है। अब जैसे ही 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे ना पूरी पृथ्वी में, तो अपने को टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आएगा। जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अपने रेगिस्तान में, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, लोधी, चूरू, अट जाओ 50 पर ही आदमी पिघल लाग जावे। मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी आदमी को इतनी गर्मी होती है कि पूछो मत। तो नीचे 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, जितना गहराई पे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाटो ही साड़ो पिघल जाए, क्या कर ले, पत्थर भी पिघल जाएगा। तो अंदर पिघला हुआ रूप है किसका? चट्टानों का। इसे बोलते हैं मेगमा। क्या बोलते हैं? मेगमा। जब ये चट्टाने 7 चट्टाने हैं, ये 7 चट्टाने गति करेगी। भाई लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थ है अंदर, इसका चट्टानों का द्रवित रूप है। तो चट्टाने गति तो करेगी ना। जैसे वो कमरो है, कमरा में पानी भर दियो और 7 लकड़ी का गट्ठा है, बे तैर रिया, पंखे से हवा आएगी तो वो 7 लकड़ी के गट्ठे तैरेंगे ना। तो या तो प्लेट अपनी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगी, या तो ऐसे गति होगी। इसे बोलते हैं अभिसारी गति। इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी गति। और अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जन मोशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन मोशन। दूसरी है, या तो प्लेटें दूर जाएगी, अपसारी गति, उसे बोलते हैं अपसारी गति। या तो प्लेटें दूर जाएगी, उसे बोलेंगे अपसारी, या प्लेटें नजदीक आएगी, उसे बोलेंगे अभिसारी। और एक गति और है, उसका नाम है पैरेलल गति। चट्टाने ऐसे भी तो होगी, पैरेलल, इसे बोलते हैं पैरेलल गति। कौन सी गति? पैरेलल गति। तो मैं बता दूं, जब प्लेट ए और प्लेट बी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होगी, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये दोनों प्लेटें आप पर अभिसारी गति हो रही है, कन्वर्जन मोशन हो रहा है। ये नजदीक आ रही है ना, तो ये पिघला हुआ रूप बाहर आएगा ना, स्पीड से बाहर आएगा। क्या आएगा? पिघला हुआ रूप स्पीड से बाहर आएगा और ये बाहर जम जाएगा। और किसका निर्माण कर देगा? पर्वत का निर्माण कर देगा, ये कर देगा ना। और यदि दूर जा रही है, ये प्लेट उधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो इस गति को क्या कहते हैं? अपसारी गति। इसे बोलते हैं अपसारी गति। और ये दोनों आपस में नजदीक आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? अभिसारी गति। अभिसारी गति, अभिसारी गति। दोस्तों ये 7 प्लेटें हैं, मोटी मोटी, छोटी छोटी प्लेटें और भी है। छोटी छोटी प्लेटें भी गति करेगी आपस में, तो वो ऐसे भी गति करती है ना कभी कभार। जैसे अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वो छोटी प्लेटों की गति के कारण ही बना है। मैं दिखा दूं आपको, ये आपके समझ में आया है? अभिसारी गति से लावा बाहर आता है और बड़े पर्वत का निर्माण होता है। अपसारी गति से प्लेटें दूर जाती है और लावा थोड़ा कम मात्रा में बाहर आता है। देखो ये जब बाहर आया ना, तो पहले जब दोनों प्लेटें आपस में आ रही है, तो लावा भूमि पे आके टक्कर मारेगा। ऐसे टक्कर मारेगा ना, तो भूमि थोड़ी ऊपर उठेगी, उसे बोलेंगे भूकंप। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भूकंप। जब ये लावा स्पीड से बाहर आएगा और भूमि को चीर के बाहर निकल जाएगा, उसे बोलेंगे ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से क्रेटर बनते हैं, झीलें बनती है। अपने राजस्थान में 2 झीलें हैं, एक तो पुष्कर झील और एक नक्की झील। 2 झीलें हैं जो क्रेटर झील के उदाहरण माने जाते हैं। वो ऐसे ही क्रेटर होते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने समझाया आपको अभिसारी गति और एक बताया अपसारी गति। इसमें देखो ये प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? अंटार्कटिका प्लेट। और ये है इंडोस्टल प्लेट, ये है यूरेशियाई प्लेट। दोस्तों ये यूरेशियाई प्लेट का मुंह यहाँ पे है, ठीक है, और इंडोस्टल प्लेट यहाँ पे है। जब ये प्लेट यहाँ पे जाके टक्कर मारेगी, तो यूरेशियाई प्लेट और इंडोस्टल प्लेट में गति कौन सी हो रही है? अभिसारी गति। तो आपसे सवाल पूछे, बताओ हिमालय का निर्माण किस गति से हुआ है या कैसे हुआ है? अपसारी गति से, या प्लेटों की अपसारी गति से हुआ है,
प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है, प्लेटों की पैरेलल गति जैसे समानांतर गति से हुआ है। दोस्तों आप क्या बताओगे? हमारे हिमालय का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति या अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जन मोशन से हिमालय का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? कन्वर्जन गति से। यहाँ पे है हिमालय, आप सबको पता तो है ना, लाल और लालियो। यहाँ पे हिमालय है भाई, ये देखो ये हिमालय है। तो मैं विश्व के ग्लोब में आपको पूरे ग्लोब में आपको दिखा रहा हूं कि अपने हिमालय का निर्माण। देखो एक बात और है, कहीं भी पर्वत पठार पहाड़ी का निर्माण होगा ना तो वो हमेशा प्लेटों के कोने पे होगा। देखना, जैसे ये अमेरिका है तो अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। वो रॉकीज पर्वत कहाँ है? दोस्तों रॉकीज पर्वत यहाँ पे है, तो ये प्लेट का कोना है। प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट जब टकराएगी तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण होगा, उस पर्वत का नाम है रॉकीज पर्वत। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। रॉकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसारी गति से रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है। पहली बात। दूसरा है एंडीज पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ है? एंडीज पर्वत तो ये रहा, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। ये भी अभिसारी गति से ही हुआ है। ये प्लेट इधर गई और ये प्लेट इधर आई। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ पे एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है भाई, यहाँ पे। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? वो भी अभिसारी गति से ही हुआ है। यहाँ पे है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, का नाम क्या है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। एक पर्वत है एटलस पर्वत, यहाँ पे है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस, एटलस पर्वत है। तो बताओ एटलस पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। बताओ ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का निर्माण अंटार्कटिका प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अभिसारी गति से हुआ है। ठीक है ना? ये आपको मैंने पर्वत सिखाया भाई, किस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। और एक बात बता दूं, कहीं पे यदि भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, तो वो हमेशा प्लेटों के कोने पे आएगा। देखो जापान कहाँ है? ये रहा। तो जापान बताओ प्लेट के कोने पे है या नहीं? पूरे विश्व में भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान देश में। दोस्तों जापान देश पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो कोने पे है, चट्टान के किनारे पे है, प्लेट के किनारे पे है, इसलिए यहाँ पे भूकंप आते हैं। और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यदि ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो भी प्लेटों के कोने पे फटते हैं। जैसे एक पूरे विश्व का फेमस ज्वालामुखी है क्राकातावा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में है ना, वो यहाँ पे प्लेट के कोने पे है। क्राकाताओ ज्वालामुखी, क्राकाताओ ज्वालामुखी ये कहाँ पे है भाई? क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, और इधर आ जाएगी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तीनों प्लेटों के कोने पे है। कौन सा? क्राकाताओ ज्वालामुखी। यदि किसी भी प्लेट में हलचल हुई तो क्राकाताओ ज्वालामुखी फटेगा। एक ज्वालामुखी यहाँ पे एटना ज्वालामुखी, एक है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। विश्व भूगोल पढ़ेंगे इधर पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे एटना ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। आपको समझना है सारे ज्वालामुखी कहाँ हैं? चट्टानों के कोने पे, चट्टानों के किनारे पे है, प्लेटों के किनारे पे है। एक ज्वालामुखी और है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ये कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, सारे जितने भी मैंने ज्वालामुखी लिखे हैं कहाँ लिखे हैं? प्लेटों के कोने पे लिखे हैं, प्लेटों के किनारों पे लिखे हैं। तो फ्यूजियामा फ्यूजियामा ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी कहाँ है भाई? ये भी है प्लेट के कोने पे। तो आपको इतना अंदाजा लग चुका है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पठार का निर्माण कैसे होता है। पठार मतलब पहाड़ियाँ, जो पर्वत है ना,
ज़्यादा ऊंचा कहाँ होगा, कम ऊंचा कहाँ होगा, इनके बीच में दरार होगी या नहीं होगी, ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। तो जितना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैंने आपको समझाया आपके काम का वो तो हो चुका है। अपना मेन मोटा मोटा उद्देश्य था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। क्या लिखोगे? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशियाई प्लेट के अभिसारी, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है, गति से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण में दो महत्वपूर्ण योगदान देखा है हमने। पहला था जर्मनी देश के विद्वान वेगनर का, वो सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। दूसरा हमने पढ़ा 1968 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देने वाले चार विद्वान थे, हेरियर, पार्मर, मॉर्गन और मैकेंजी, चार विद्वान थे। उन्होंने दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था वो हमने नॉर्मली थोड़ा देख लिया, बेसिक देखा है। वैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ोगे ना तो 4 घंटे चाहिए, तो वो अपने काम का भी नहीं है। अपने पल्ले पड़ गया भाई हमारे हिमालय निर्माण कैसे हुआ है वो समझ गए ना, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हिमालय पर्वत, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।